बोला कि जॉर्ज मेंडल की कहानी आपको एकदम दिल दहला देने वाला कहानी हम पिछले दिन सुनाए थे। बेचारे के मरने के बाद उनको वो फेम मिला। जॉन मेंडल साहब इन पे पी प्लांट पे अपने जीवन का 9 साल निछावर कर दिए। 1854 से लेकर 1863 तक एक ही काम को करते रहे। प्लांट को उगाते थे, ढेढ़ी निकालते थे और भी बहुत सारा चीज करते थे और फिर उगाते थे। फिर 9 साल तक करते रहे और फाइनली उन्होंने रिजल्ट पब्लिश कराया 1965 में, सॉरी 1865 में पब्लिश कराया। लेकिन वो फेम नहीं मिला और वो फेम नहीं मिलने के बाद कुछ नहीं आया है वो जाएगा ही, तो वो चल बसे। फिर उनके काम को दोबारा रिन्यू किया गया। तो 3 लोगों ने रिन्यू किया। उन लोगों का नाम बताइए। सरमैक, कार्ल स्कोरिन, ह्यूगो डिब्रीज। कौन कौन फिर दोबारा इस काम को करें और पता चला कि तो मेंडल साहब 7 कैरेक्टर पे बात किए थे और वो 7 कैरेक्टर कौन था? स्टेम का हाइट, सीड का शेप, सीड का कलर, पोड का शेप, पोड का कलर, फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर। तो ये वो कैरेक्टर है। और डोमिनेंट और रेसेसिव के बारे में यहां पे हम बताते हैं। अरे बात समझ में? देखो ये तो हमारा वो कैरेक्टर हो गया। अब डोमिनेंट ट्रेट इज द वेरिएंट और ये रिसेसिव ट्रेट हो गया। तो सीड या तो गोल होगा और नहीं तो पिच का होगा। तो शेप के बारे में बात करेंगे तो या तो राउंड होगा नहीं तो रिंकल होगा। राउंड होगा या तो रिंकल, मतलब पिच का इरेगुलर शेप का बोलो, ठीक है। कलर येलो और ग्रीन। या तो सीड का कलर कैसा होगा? या तो येलो होगा नहीं तो ग्रीन होगा। सीड का शेप या तो राउंड होगा और नहीं तो रिंकल होगा। तो राउंड वाला डोमिनेंट है और रिंकल वाला रेसेसिव। उसी तरीके से येलो वाला डोमिनेंट है और ग्रीन वाला रिसेसिव। तो जो फ्लावर का कलर जो है ना, या तो वायलेट होगा नहीं तो व्हाइट होगा। तो व्हाइट वाला रिसेसिव है और वायलेट वाला डोमिनेंट है। डोमिनेंट रेसेसिव। पोड शेप जो है ना, वो या तो फूला हुआ होगा और नहीं तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पचका होगा। या तो पोड का कलर, पोड मतलब ये, इसी को पोड कहते हैं। अरे बात समझ में? तो पोड का कलर या तो ग्रीन होगा नहीं तो येलो होगा। तो आपको इन दोनों पे एगो इस पे, इन तीनों पे आपको काम करना है। अब फ्लावर का पोजीशन या तो एक्सियल होगा नहीं तो टर्मिनल। टर्मिनल मतलब एकदम अंत में लगेगा और एक्सियल मतलब नर्व। एक्सियल का मतलब होता है नोड पे लगना, यहां पे लगेगा। अरे बस समझ में? ये नोड हो गया। अरे बस समझ में? ये नोड हो गया और 2 नोड के बीच में जो जगह है उसको इंटरनोड बोलते हैं। अरे बस समझ में? तो जहां पे ये जहां नोड है ना, वहां पे ये लगेगा। कौन सी लगेगा? फ्लावर। तो जो फ्लावर या जो चीज यहां पे लगेगा ना, कॉर्नर पे लगेगा ना, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इसको नाम देते हैं एक्सियल। क्या नाम देते हैं? और जो एंड पॉइंट पे लगेगा, जैसे मान लो ये इसका एंड पॉइंट है, तो यहां पे अगर कोनो फ्लावर लग रहा है तो हम इसको कहेंगे टर्मिनल है। उसका पोजीशन क्या है? टर्मिनल है। एक्सियल और टर्मिनल की कहानी, ठीक है। स्टेम का हाइट या तो टॉल होगा एकदम बड़ा लंबा और नहीं तो छोटा एकदम ड्वार्फ होगा। तो पहले बताओ ये वाली कहानी, ठीक है। आपको इन 3 के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि 3 के बारे में आपको मैं तुमसे बोलूं कि मेंडल साहब कितने कैरेक्टर पे काम किए थे? 7 कैरेक्टर पे काम किए थे। कितने कैरेक्टर पे? कौन है वो 7 कैरेक्टर? सीड का शेप, सीड का कलर, स्टेम का हाइट, पोड का शेप, पोड का कलर, फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का कलर। यही है वो 7। अच्छा, उसके बाद इसमें कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है? तो इधर वाला डोमिनेंट है, इधर वाला रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब क्या होगा कि देखो, अगर इनको और इनको, अच्छा मान लो कि एगो ऐसा प्लांट है जिसके पोड के अंदर जो सीड है वो कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड अरे रिंकल, और एगो राउंड वाला है। तो अगर इस प्लांट का पोलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे अगर लैंड करा दिया जाए तो इसके जो बच्चे बनेंगे उसके सीड कैसे होंगे? राउंड होंगे कि रिंकल होंगे? राउंड होंगे।
क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है तो डोमिनेंट रिसेसिव वाले को क्या कर देता है, चुप रखता है, और उसका वो नहीं होगा। बोलो क्लियर है इतना बात? वैसे ही तो डोमिनेंट वाले ये रिसेसिव वाले हैं, तो डोमिनेंट और रिसेसिव वाली बात समझ में, तीन गो के बारे में हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है, तो अभी वही बात पढ़ाने वाले हैं। तो बताओ मेंडल साहब कितना साल अपना जीवन का लगाए? 9 साल लगाए। और वो कितने कैरेक्टर पे काम किए? कितने ट्रेट पे काम किए? 14 ट्रेट पे। अच्छा डोमिनेंट ट्रेट बताओ, डोमिनेंट ट्रेट बताओ, डोमिनेंट ट्रेट क्या? राउंड, क्या सीड शेप राउंड होगा तो वो डोमिनेंट है, और रिंकल होगा तो वो रिसेसिव है। तो अच्छा उसके बाद कलर जो होगा येलो होगा, कौची का कलर? सीड का कलर अगर येलो होगा तो डोमिनेंट है, और ग्रीन होगा तो रिसेसिव है। स्टेम का हाइट अगर बड़ा हुआ यानी टॉल हुआ तो हम उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेट। अगर छोटा हुआ तो रिसेसिव। बोलो इतना ठीक है? अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ। तो इन सारे 9 साल के मेहनत में उन्होंने 3 से 4 गो नियम दिया, जिसमें से 2 गो नियम हमें पढ़ना है और 1 गो नियम हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे क्योंकि वो बहुत आसान है। अरे बात समझ में? तो इसीलिए आज जो पढ़ना है वो सेकंड वाला तनी कठिन है। अगर सेकंड वाला तुमको समझ में आ गया तो इस चैप्टर का माने बैकबोन तुमको समझ में आ गया, क्योंकि वही ज्यादा क्रॉसिंग व्रॉसिंग करने में दिक्कत होता है, तो उसी पे ज्यादा फोकस करना है। इस पे तो तुम कहानी में ही सब याद कर लोगे। बताओ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलो तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था? गिवन बाय मेंडल। 9 साल के मेहनत के बाद से वो 3-4 गो लॉ बनाए, जिसमें से हमें ये 2 गो पढ़ना है, भरी का 2 गो पढ़ना है, हल्का हवा एगो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हल्का हवा पहले जो नहीं पढ़ना है उनका कह के निपटा देते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? कहता है ना कि जब डोमिनेंट और रिसेसिव जब आपस में पेयर अप करेंगे तो डोमिनेंट वाला अपना असर दिखाएगा। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोले हम? अच्छा जीन ऑलवेज वर्क इन पेयर, तो डोमिनेंट जीन होगा। तो अगर एक 2 गो जीन में एगो डोमिनेंट होगा तो यही अपना असर उस बॉडी के अंदर दिखाएगा, रिसेसिव वाला दिखाएगा नहीं। यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जांपल से समझे? आइए देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, टाल के लिए, टाल हाइट के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल टी है क्योंकि डोमिनेंट है, और ड्वार्फ के लिए यानी शॉर्ट हाइट के लिए स्मॉल टी है। तो जब ये लोग पेयर अप करेंगे, ये लोग क्या करेंगे बेटा? पेयर करेंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ मिलेंगे। तो इसमें किसका कैरेक्टर दिखेगा? स्मॉल टी वाला कि कैपिटल टी वाला? कैपिटल टी वाला। तो इसी को तो बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, और यहां बगल में पढ़ाएंगे मोनो हाइब्रिडाइजेशन। सुनना, पहले तो हाइब्रिड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। हाइब्रिड का मतलब समझ में आना चाहिए। अब मोनो हाइब्रिड का मतलब समझ में आना चाहिए। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड एंड सो ऑन। देखो हाइब्रिड मतलब होता है इनप्योर। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? इनप्योर। अच्छा प्योर का मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन। प्योर का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस कंडीशन, दोनों सेम होना चाहिए तो उसको होमोजाइगस बोले। दोनों सेम हो तो
माने कैपिटल टी तो कैपिटल टी, अगर ये दोनों कैपिटल टी एक साथ है तो हम कहेंगे ये प्योर लाइन है, मतलब होमोजाइगस है। क्या है? प्योर लाइन है मतलब होमोजाइगस। छोटा टी हो माने दोनों छोटका एक साथ हो, तब वो हम कहेंगे कि इहो होमोजाइगस है। और दोनों बड़का एक साथ हो तब वो हम कहेंगे कि ये भी क्या है? होमोजाइगस है। मतलब दोनों एक जैसन हो तो होमोजाइगस, और एगो अलग हो दूसरे से तो हम कहेंगे ये हेट्रोजाइगस है। तो हम देखो यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे, क्या बेटा? होमोजाइगस को प्योर लाइन कहेंगे, और हेटेरो, ध्यान से सुनना, हेटेरोजाइगस को इम्प्योर ब्रीड या इम्प्योर लाइन कहेंगे। इम्प्योर लाइन, होमोजाइगस में होमो मतलब एक जैसा। तो अगर देखो ये भी कैपिटल टी ये भी कैपिटल टी है, तो किसी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए जीन पेयर में काम करेंगे ना, तो एक ये हुआ एक ये हुआ और ये दोनों पेयर में है और एक जैसन है, तो ये होमोजाइगस और इसी को प्योर लाइन कहेंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं। अच्छा, प्योर लाइन तो हम इसको भी कहेंगे कि दोनों सेम एक ही जैसा है। हाँ सर, तो इन दोनों को प्योर कहेंगे हम। दोनों को क्या कहेंगे? प्योर कहेंगे। अच्छा, हेट्रो मतलब डिफरेंट, माने एक दूसरे से अलग होंगे। तो एक वो कैपिटल टी या एक वो स्मॉल टी हो तो हम इसको क्या कहेंगे? हेट्रो, यानी इम्प्योर है, एक जैसन तो नहीं है, ये हेट्रो है। अरे बात समझ में? इसी को क्या कहेंगे? इम्प्योर या हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तो होमोजाइगस और होमो मतलब एक जैसन हो, जैसन पहला हो वैसा दूसर का भी हो, जैसन पहला हो वैसा दूसर का भी हो। तो प्योर लाइन या होमोजाइगस का मतलब समझ में आया? इम्प्योर लाइन या हेट्रोजाइगस का मतलब समझ में आया कि दोनों अलग अलग होंगे। बोलो। अब आ जाओ, मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या है? कोई एक कैरेक्टर इम्प्योर फॉर्म में है। क्या 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 क्या? मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच। अरे बात समझ में? तो हमें मोनो और डाई पे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11 12 में भी डाई तक ही रहेगा, ट्राई तक तो जाता ही नहीं है। हमने क्या बोला? मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इम्प्योर लाइन, इसी को हम हाइब्रिड कहते हैं। मोनो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्टडी ऑफ वन कैरेक्टर, स्टडी ऑफ डाई हाइब्रिड मतलब, डाई हाइब्रिडाइजेशन मतलब, अब मोनो हाइब्रिड मतलब कोई एक, मोनो हाइब्रिड कोई एक कैरेक्टर इम्प्योर फॉर्म में है। अच्छा, ये समझाया जा रहा है, और जब यहां लिखा जाएगा तब आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सब चीज पहली बार में सुन रहे हो। पहले भी मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड पहले भी एकदम पूरा रगड़ के फेंक दिए थे, है ना बाबू? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, पहले लॉ ऑफ सिग्रीगेशन समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या है। जीन ऑलवेज वर्क इन पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन जिसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन किसी ऑर्गेनिज्म में जीन जो होता है वो पेयर में होता है। जब गैमेट बनता है ना तो ये अलग हो, सिग्रीगेट का मतलब होता है बिखर जाना, छट जाना, अलग हो जाना। तो जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो जीन एक साथ है तो गैमेट फॉर्म होता है, तो ये दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। अरे बात समझ में? तो ये एक जीन चला गया, अरे जीन अलग हो गया, जो पेयर में था वो क्या हो गया? सिंगल हो गया। और ऐसे जितने भी आपके शरीर के अंदर कैरेक्टर है ना, जितने भी आपके शरीर के अंदर कैरेक्टर है, आपके बच्चों में जब आपके बच्चों के अंदर ये ट्रांसफर होता है तो गैमिट के थ्रू जाता है आपके बच्चे के अंदर। तो जब गैमिट बनता है ना तो जितने भी क्रोमोसोम पेयर में होते हैं ना, पहले पेयर हट जाता है, तभी तो एन बनता है, एन मतलब हेप्लॉइड बनता है। वैसे ही जीन भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? जीन भी सिग्रीगेट कर जाता है, अलग हो जाता है। और जब जीन सिग्रीगेट करता है माने अलग होता है ना, तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन फीमेल वाले गैमिट के जीन के साथ और ये वाला जीन मिल करके फिर पेयर अप होता है और उस बच्चे के अंदर कैरेक्टर डिसाइड होता है। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन क्या कहता है कि ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन जीन गेट सेपरेटेड एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दे गेट पेयर अप, दे गेट पेयर अप। बोलो, इतना बात समझ में आया? मोनो
हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर, तो ये मोनोहाइब्रिडाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनो, और मेंडल ने भी यही किया था। मोनोहाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसको देखो पहले क्या करना है, पहले हमें सेलेक्ट कर लेना है, हम नहीं वही किए थे और उसी तरीके से हम लोग ये काम करते हैं। सेलेक्ट कर लेना है प्योर लाइन ब्रीड को, प्योर लाइन ब्रीड को, मेल और फीमेल को, प्योर लाइन ब्रीड को सेलेक्ट कर लेना है। समझ गए? समझ गए? अच्छा, उसके बाद इनको क्रॉस करा देना है, क्रॉसिंग करा देंगे। अब क्रॉसिंग कराने के बाद से हम इस क्रॉसिंग कराने के बाद से जब क्रॉसिंग होगा तो इसका कौन सा जनरेशन निकल जाएगा, F1 जनरेशन निकल जाएगा। F1 जनरेशन निकल गया, बोले नहीं रहे। अब F1 जनरेशन में जितने भी बच्चे होंगे इनका हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, सेल्फिंग का मतलब होता है कि उन्हीं के बच्चों को उन्हीं से रिप्रोड्यूस करा देना। जैसे समान बोलचाल के भाषा में तुम ये समझो कि भाई बहन को रिप्रोड्यूस करा देना। अरे इनका F1 जनरेशन तो ये सब आपस में भाई बहन ना हुआ, इन्हीं को सेल्फ करा देना। अरे बस मैंने इन्हीं को रिप्रोड्यूस करा, दोबारा इन्हीं को रिप्रोड्यूस करा देना। तो इसी को कहा गया सेल्फिंग। क्या कहा गया? सेल्फिंग। और उसके बाद आया बेटा क्या, पांचवा, तो अब क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगा। बोलो बोलो, F2 जनरेशन आएगा। और ये दोनों जनरेशन में हम कैरेक्टर को स्टडी करेंगे कि क्या कहना चाहता है। बोलो ठीक ठाक, आओ देखते हैं। मोनोहाइब्रिडाइजेशन, पहले हम प्योर लाइन ब्रीड लेंगे। तो प्योर लाइन ब्रीड हम एक कोई भी कैरेक्टर एक स्टडी करना चाहते हैं। मेंडल ने हाइट को पढ़ा था, मैंने हाइट वाला बात तुम में दिया हुआ है, हम कलर वाला भी बात कह सकते हैं, हम कोई भी एक कैरेक्टर लेकर के बात कर सकते हैं। तो पहले हाइट वाला समझ लेते हैं कि हाइट वाला क्या है। तो हमारा कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या है बेटा, हाइट। बताइए इस हाइट का ट्रेट कौन है, तो कौन कौन, टाल और ड्वार्फ। अब ये ड्वार्फ वाला क्या है, ये टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है, जिसको जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी और टी से, क्योंकि जीन ऑलवेज वर्क इन पेयर। तो ये जो टॉल टॉल पी प्लांट होंगे उनका तो जीनोटाइप टी होगा ना, जीनोटाइप जीन का डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ड्वार्फ तो रिसेसिव है, रिसेसिव है तो इसको स्मॉल टी से, क्योंकि प्योर लाइन ब्रीड को हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो हमने पहले प्योर लाइन ब्रीड लिया, मेल लिया और फीमेल लिया। मेल फीमेल, चाहे फीमेल ये हो सकता है वो मेल हो सकता है, उससे कोई बात नहीं है। ये टॉल हुआ, ये टॉल हुआ, और ये क्या हुआ बेटा, ये ड्वार्फ हुआ, ड्वार्फ हुआ। मतलब लंबे प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करा देना। तो दिस इज क्रॉसिंग। क्रॉस करा दे? अरे बात तो समझ आया इतना? तो हम एक ही कैरेक्टर को पढ़ रहे थे, एक ही कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर वही ना, एक ही कैरेक्टर है ना। तो ये, तो हमने उसका क्या किया बेटा, पहले तो हमने प्योर लाइन ब्रीड लिया, प्योर लाइन ब्रीड लेकर के हमने उसको क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस कराने के बाद इनका F1 जनरेशन आएगा। तो कैसे F1 जनरेशन आएगा, देखना ध्यान से। तो पहले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो होगा। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि इनका गैमिट बनेगा। तो गैमिट बनेगा तो दो तरह का गैमिट बनेगा ना इसका, एगो में ये जाएगा, ये वाला टी जाएगा, और एगो में ये वाला टी जाएगा। जीन गेट सेपरेटेड। इसमें भी वही होगा, स्मॉल टी। हमने गैमिट बना दिया, हमने गैमिट बना दिया। अब गैमिट के बाद से फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अरे क्रॉस कराए का मतलब ये काम हो रहा है। अब तो इस ये वाला टी इस वाले टी से मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। हो सकता है ये वाला इससे मिले तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला इससे मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब इसके ये F1 जनरेशन है। ये जो बच्चा होगा तो बताओ ये स्मॉल होगा कि टॉल होगा। अच्छा, ये बात तुमको कैसे पता चल गया कि ये टॉल है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। और यही तो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और F1 जनरेशन में सारे बच्चे लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करते हैं अगर पेरेंट प्योर लाइन ब्रीड के हैं तो अगर मान लो एक बात कह रहे हैं, छोटी सी औरत है और उसका हस्बैंड लंबा है, तो बताओ उसके होने वाले बच्चे कैसे होंगे, लंबे होंगे।
अरे बात समझ में, लंबे होंगे। बोल, कैसे कैसे पता चला? ये वाला चीज पढ़ने के बाद पता चला, लॉ ऑफ डोमिनेंस जानने के बाद पता चला, और ये 9 साल का किसी का मेहनत था। तो ये देखो, अब बताओ इनको, अब इनका हम सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग समझ रहे हो ना? अभी अभी बताया ना सेल्फिंग। अब इन्हीं में से दो को सेलेक्ट करेंगे और फिर क्रॉस कराएंगे, तब F2 जनरेशन बनेंगे। और F2 जनरेशन में हम तो हम यहां पे एक बात लिखना चाहेंगे, और ये बात ये लिखना चाहेंगे कि इन F1 जनरेशन, ऑल, क्या बोलेंगे इसको, ऑल चाइल्ड या प्लांट कह लो, ऑल चाइल्ड आर डोमिनेंट, मतलब टॉल। बता दो क्या दिक्कत है F1 जनरेशन में? सेल्फिंग ऑफ F1 जेन। तो F1 जनरेशन में सारे के सारे बच्चे टॉल थे, तो हम इन्हीं में से दो को निकाल लेते हैं। तो दो को निकाल लेते हैं, एक ये था और एक ये था। दोनों तो सेम जैसे हैं, दोनों तो सेम जैसे हैं। देखो तुमको प्रॉब्लम कहां फेस करने के लिए मिलेगा? तुमको प्रॉब्लम फेस करने के मिलेगा गैमीटोजेनेसिस में। फर्टिलाइजेशन तुम करा लोगे, गैमिट नहीं बना पाते हैं बच्चे, तो तुमको क्या क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के लिए हमें इसका गैमिट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? गैमिट। तो गैमिट बनाने के लिए टी स्मॉल टी करा दिए, सेल्फिंग कराए हैं, इसका भी वही करेंगे। बोल ही नहीं रहे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद हम कराने वाले हैं इसमें क्रॉसिंग, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। ये रहा हमारा, इससे मिला कैपिटल टी, ये वाला इससे अगर मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला अगर इससे मिल जाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सॉर, ये टी इधर लिखिए सॉर, कैपिटल पहले लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ये मिला तो क्या मिला? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब जरा बताओ, ये प्योर है ना? अरे दोनों तो सेम है तो प्योर है, ये भी प्योर है ना? देखना ध्यान से, ये दोनों तो इम्प्योर हुए। इम्प्योर का मतलब क्या है? इम्प्योर का मतलब क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन, हाइब्रिड कंडीशन। दो देखो, एक अलग है एक अलग है, दोनों अलग अलग है। ये प्योर है लेकिन कैसा है बेटा? टाल, प्योर टॉल है। ये भी टॉल ही होंगे डोमिनेंसी की वजह से, लेकिन ये इम्प्योर टॉल होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? इम्प्योर टॉल। और ये क्या बोलेंगे? प्योर शॉर्ट। अब एक बात बताओ, इनके ना तो ये मम्मी, मैंने अभी मम्मी है तो मम्मी, नहीं तो ये पापा है तो पापा, मैंने दोनों में कोई आप मान लीजिए, ना तो इसकी मम्मी छोटी थी और ना इसके पापा छोटे थे, लेकिन बच्चे में 25% चांस है कि बच्चा छोटा हो। क्यों छोटा है? क्योंकि ये जो है ना वो इम्प्योर कैरेक्टर के फॉर्म में है। तो जहां कहीं भी अगर स्मॉल टी का फर्टिलाइजेशन हुआ तो 25% चांस है कि उसमें जो बच्चा हो वो क्या हो? शॉर्ट हो। हालांकि ये जो हमें मिला है वो F2 जेन मिला है। कौन जनरेशन मिला है? माने दादा परदादा का कैरेक्टर बच्चों में, दादा परदादा का कैरेक्टर नाती पोता में दिख रहा है, बच्चे में तो दिखा ही नहीं। अरे बात समझ में, नाती पोता में दिख रहा है, तो नाती पोता मतलब क्या? ये यहां आकर के दिख रहा है। इनके पेरेंट मतलब F1 जनरेशन है ना ये। अरे ये तो F1 जनरेशन है, तो F1 जनरेशन में कोई शॉर्ट था क्या? नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में शॉर्ट है। F1 जनरेशन के पेरेंट में एक शॉर्ट था। F1 जनरेशन के पेरेंट में शॉर्टेज था, F1 में नहीं था, F2 में आया। तो कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर हिडन होता है, इसीलिए जो इंडियन मैरिज जो तरीका है ना, वो अपने भाई बहनों से शादी करने पे या अपने क्लोज रिलेटिव से शादी करने के लिए मान्यता नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ, कोई कैरेक्टर हमारे अंदर रिसेसिव है, छुपा हुआ है, जो हमारे लिए सही नहीं है, वो हो सकता है कि वो अगले जनरेशन में क्या हो जाए? उजागर हो जाए, और वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है।
इसीलिए दूर दराज के रिश्तेदारों में शादी करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड लाइन नहीं होता है। ब्लड लाइन में ये कैरेक्टर आ सकता है, और ऐसा देखो, मम्मी पापा तो नहीं थे ना ऐसे, लेकिन बच्चे तो हो गए ना शॉर्ट, अरे सेल्फिंग की वजह से। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? अगर मैं तुमको पूछूं कि टाल और ड्वार्फ का रेशियो बताओ, रेशियो, तो कौन टाल है बताइए? ये टॉल है क्या? ये टॉल है क्या? ये टॉल है क्या? मतलब 75% टॉल और 25% शॉर्ट। तो 75 और 25 को अगर रेशियो में बदलोगे तो क्या होगा? 3:1 ना। तो 3:1 मैंने 3:1, और ये आता है कि बताइए, अच्छा ये क्या देखे आप, टॉल या शॉर्ट क्या देखे? जीनोटाइप देखे कि फिनोटाइप देखे? फिनोटाइप, अरे लंबाई और नटाई क्या देख रहे थे आप? फिनोटाइप देख रहे थे ना। तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन फॉर मोनोहाइब्रिड इज 3:1। ये लिख के ले लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा। तो बताओ क्या है ये? फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो। अगर मैं पूछ दूं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है? रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो क्या? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी। बताइए ये कितने हैं? 1, ये कितने हैं? 2, ये कितने हैं? 1। 1:2:1। ये दो रेशियो आप सिंपल पेपर सॉल्व करिएगा तब वो मिलेगा, मॉडल पेपर सॉल्व करिएगा तो भी मिलेगा, और अगर PYQ करिएगा तो भी मिलेगा। ये दोनों में से कोई एक रेशियो पूछ देगा तो यही पूछेगा, बाकी और कुछ नहीं पूछेगा। आपसे नहीं कहेगा कि आप मोनो हाइब्रिडाइजेशन करके बताइए, आपसे सीधे पूछ देगा कि मोनो हाइब्रिडाइजेशन के F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो बताइए, क्या होगा? F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप बताइए क्या होगा? सारे के सारे क्या होंगे? टॉल होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? लेकिन F2 जनरेशन में क्या होगा? 3:1 होगा। और जीनोटिपिक क्या होगा? 1:2:1 होगा। बोल दो इतना ठीक है? 1:2:1। आ जाओ। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। एक बार थोड़ा है ना, थोड़ा सा लगा। अच्छा, मोनोहाइब्रिड में हम एक जीन की इंप्योरिटी को देखते हैं, तो अगर सब सेम हो, बहुत सारे हमारे अंदर बहुत सारे जीन है ना, तो तुमको कहा जाए कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि मोनोहाइब्रिड कौन है, मतलब एक कैरेक्टर का इंप्योरिटी बताओ और बहुत सारा दे दे, तो आप उसमें से चुनने के लिए, तुम में नहीं आता है लेकिन तुमको जानना चाहिए। पहले बताओ इस वाले पे कोई दिक्कत है तो बताओ। इस पे एक बार रिपीट कर देते हैं। स्क्वायर बनाना सीखना है, पनेट स्क्वायर इजी है, बन जाएगा। कह दे कि भाई पनेट स्क्वायर बनाइए, मोनोहाइब्रिडाइजेशन का पनेट स्क्वायर बनाइए। देखो कैसे बनाना है, ध्यान से देखो इधर। पनेट स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे? पनेट साइंटिस्ट का नाम था, और ये जो बार बार इससे हो जा रहा है ना, इससे बचने के लिए पनेट ने स्क्वायर बना करके और समझाया, इसीलिए उसका नाम क्या बना? पनेट स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि F2 मैंने मोनोहाइब्रिडेशन का पनेट स्क्वायर से समझाइए, तो आप सीधे जाइए, ये सब बनाइए। F2 जनरेशन का यहां से आप पनेट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। पहले इसका गैमिट बनाइए, तो कौन को गैमिट बनेगा? इस वाले मोनोहाइब्रिड का गैमिट कितने तरह का बनता है? 2 तरह। कितने तरह का बनता है? तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है, और लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट में बांट देना है, और लेटिट्यूडनली 2 पार्ट में बांट देना है। एक बगल मेल को लिख दीजिएगा, मेल का गैमिट लिख दीजिएगा, और एक बगल फीमेल का गैमिट लिख दीजिएगा। तो ये मान लीजिए ये मेल है, तो मेल का गैमिट एक बगल लिख दीजिए। तो यहाँ पे टी लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिख दिए? स्मॉल टी। और इसको यहाँ पे टी लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिए? स्मॉल टी। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा टी टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा टी टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा टी टी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा टी टी। हो गया, ये वही था, बन गया पनेट स्क्वायर। इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। देखो मैं थोड़ा वो चीज बता देता हूं आइडेंटिफिकेशन के लिए। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या? 1 कैरेक्टर का स्टडी, और मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर जो इम्प्योर फॉर्म में हो। प्योर चाहे जितने भी हो,
बस एक आपको इम्प्योर ढूंढना है, अगर एक इम्प्योर मिल गया तो समझ लीजिए वो मोनोहाइब्रिड है। एक एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, क्या ये मोनोहाइब्रिड है? नहीं, ये तो प्योर है। हाइब्रिड मतलब इम्प्योर होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माने मोनोहाइब्रिड को ऐसे लिख सकता हूं? तो ये मोनोहाइब्रिड है कि नहीं है? हाँ सर, मोनोहाइब्रिड है, एक कैरेक्टर जो कि इम्प्योर फॉर्म में है। दूसरा चीज, अब देखो, दूसरा समझ गए तो समझ जाओगे। जैसे मान लो ये आर आर है, आर आर है, और इसी में वाई वाई है, वाई वाई है। बताइए डाई हाइब्रिड है कि मोनोहाइब्रिड? हाँ, दो ऑप्शन है, कुछ आधा बोल दो, कुछ आधा बोल दो, हो जाएगा। डाई हाइब्रिड, दो कैरेक्टर है, डाई हाइब्रिड। बेटा हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि वो कैरेक्टर जो इम्प्योर फॉर्म में। अच्छा, इस कैरेक्टर को देखो ना, ये तो प्योर फॉर्म में है। अगला कैरेक्टर देखो, तो ये मोनोहाइब्रिड है कि डाई हाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड। हमें मोनोहाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टर इम्प्योर फॉर्म में देखना है। बताओ ये मोनोहाइब्रिड है कि नहीं है? नहीं है। अब तुम पहचान जाओगे। आर आर, वाई वाई, पी पी, क्यू क्यू, आर नहीं, एस एस, एस एस। अच्छा, एक कैरेक्टर ये हुआ, दूसरा कैरेक्टर ये, तीसरा कैरेक्टर ये, चौथा कैरेक्टर ये, पांचवा कैरेक्टर ये। मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, पांचवा हाइब्रिड कौन हाइब्रिड? कैसे पहचाने? एक कैरेक्टर इम्प्योर फॉर्म में है, बाकी सब प्योर फॉर्म में है। अब तुम कितनों कैरेक्टर देखा। अच्छा, दो गो अगर इम्प्योर फॉर्म में हो तो डाई हाइब्रिड, अगर तीन गो इम्प्योर फॉर्म में हो तो ट्राई हाइब्रिड। अगर हम कहे कि इस चीज का आप F1 जनरेशन और F2 जनरेशन तैयार कर दीजिए, तब क्या होगा? हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या पनेट स्क्वायर के साथ क्या वो क्वेश्चन है? देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारा आंख ब्लैक है, अरे बात समझ में, और हमारे बीबी का आंख जो है वो ब्राउन है। तो बी बी ब्लैक आंख के लिए, देखो ये जो सिंबल यूज कर रहे हैं ना, ये हम अपने इच्छा अनुसार यूज कर रहे हैं। किताब में ऐसा, मैंने पेपर में या किताब में ऐसा लिख के देगा, हमेशा टीटी लिख के नहीं देगा। कोई कोई वर्ड लिख करके दे देगा और उसके बगल में लिख के देगा कि ये इस ट्रेट के लिए सिंबल यूज किया गया है। बी बी और बी और बी, इसका मतलब ब्लैक आईज है और इसका मतलब ब्राउन आईज है। अब एक बात बताओ, हमारे F1 जनरेशन में ऐसे बिना सॉल्व किए F1 जनरेशन में बच्चे का आंख क्या होगा? कैसे पता चला? मैंने मोनोहाइब्रिडाइजेशन से पता चला। अरे हाँ, अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस से भी पता चला तुमको। सेकंड वाले में, मैंने F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो बताओ, हमारे नाती पोता का आंख 75% कैसा होगा? ब्लैक होगा, और 25% कैसा होगा? ब्राउन होगा। क्या इस बात को आप बना सकते हैं? बनाइए। लॉ ऑफ लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है ना, वो यूनिवर्सल है। अब इसका क्या मतलब है, अब तुम नेक्स्ट क्लास का बायो पढ़ना, तब वहां जाके पता करना कि क्या मतलब है। बस ये बात एक बार लिख लो कि लॉ ऑफ सिग्रीगेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब है, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये हम क्रोमोसोम बना दिए, समझ लेते हैं, लिखने का काम हम लोग कर लेंगे। ये हम क्रोमोसोम बना दिए, ठीक है। इस क्रोमोसोम पे ये जीन है और इसका ये वाला जीन है, ठीक ठाक। इस पे ये जीन है और इसका ये वाला जीन है। ये वाला जीन है और ये वाला जीन है, और ऐसे करते करते बहुत सारे जीन है। तो जब गैमिट बनेगा ना, तो गैमिट में हाफ जीन
मैंने आधा, मैंने गैमिट बनता है तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या समझे थे कि गैमिट बनता है तो वो जो पेयर में है वो पेयर हट जाता है और एक चला जाता है एक तरह के गैमिट में और दूसरा चला जाता है दूसरे तरह के गैमिट में, यही पढ़े थे। लेकिन हमारे शरीर में एक कैरेक्टर तो नहीं है, हमारे शरीर में तो लाखों के संख्या में कैरेक्टर है, बोलो भाई। तो वो लाखों के संख्या में जो कैरेक्टर है वो तो किसी न किसी जीन पे ही हो, माने किसी न किसी क्रोमोसोम पे ही होगा, क्रोमोसोम पे उसका अपना एक लोकस होगा, लोकेशन होगा। अरे भाई बोल तो कुछ तो बोल। तो जैसे मान लो इस वाले जीन का यहां लोकेशन है, उसका होमोजाइगस कंडीशन माने ये वाला उसका ये अलग क्रोमोसोम है तो उस पे इसका ये इधर ये। तो जब देखो अगर मान लीजिए ये 4 जीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो जब इसका जब गैमिट बनेगा ना तो ये एक तरह का गैमिट हो गया मान लीजिए और एक तरह का ये गैमिट हो गया। तो इस गैमिट में भी ये 4 पेयर में है तो 4 गो इसमें भी जाएगा, 1 2 3 4, 4 गो इसमें भी जाएगा और 4 गो इसमें भी जाएगा, 1 2 3 4, 4 गो इसमें भी जाएगा। सुन लो सुन लो, 4 गो इसमें भी जाएगा और आधा 4 गो दूसरे में जाएगा। लेकिन लेकिन इंडिपेंडेंटली माने अपना अपना जाएंगे। ऐसा ना कि भाई 4 को जाना है ना तो एक काम करते हैं, तुम लोग चल जाओ, तुम लोग माने हाई 1 2 3 4 ई सब एक में चल जाओ और नीचे वाला हम दूसरे में चल जाते। ऐसा नहीं, हर कैरेक्टर का जो जीन है पेयर में है तो हर कैरेक्टर का जीन का इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होगा। इंडिपेंडेंटली मतलब खुद वो अलग अलग होंगे और वो फिर जाएंगे किस में, गैमेट में। यही तो बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है और ये मान के मत बैठ जाओ कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है। फिर से समझाते हैं। देखो तुम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन पढ़े थे ना, उसमें एक गैमिट था, माने एक जीन था, जिस एक जीन पे हम लोग बात कर रहे थे, एक जीन पे बात कर रहे थे। हमारे शरीर में लाखों जीन है तो लाखों पेयर में है, लाखों जीन है तो लाखों पेयर में है। अब वो लाखों पेयर में है ना तो जब गैमिट बनेगा ना तो सब कैरेक्टर वाला जीन, जितना कैरेक्टर आपके अंदर है उस सारे कैरेक्टर वाले जीन सिग्रीगेट होंगे, सारे सिग्रीगेट होंगे और इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट होंगे। इंडिपेंडेंटली मतलब जो कैरेक्टर का है, जो जिस कैरेक्टर का है वो वाले कैरेक्टर का जीन अपना अलग होगा इंडिपेंडेंटली, दूसरे वाले कैरेक्टर का वो अपना अलग होगा, तीसरे वाले कैरेक्टर का वो अपना अलग होगा। ऐसा नहीं कि दो को पहले वाले को भेज देगा और तीसरा का करना हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, तुम लोग जाओ, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई समझ में, तो सब कैरेक्टर का इंडिपेंडेंट सिग्रीगेशन होगा और इसी को क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। माने सारे कैरेक्टर का जो जीन है पेयर में है ना तो वो इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट होंगे और गैमेट बनाएंगे। यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताओ पहले थोड़ा समझ आया क्या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लिखो, स्टेटमेंट बोल रहे कि द जीन ऑफ ऑल कैरेक्टर assort independently during gametogenesis, assort independently during gametogenesis, assort independently during gametogenesis। जब गैमिट बनेगा तो सारे कैरेक्टर के जीन क्या होंगे, एसॉर्ट होंगे। एसॉर्ट मतलब छटना होता है, लिख लीजिएगा, एसॉर्ट मतलब छटना, छट जाता है। सिग्रीगेशन मतलब भी छटना होता था, एसॉर्ट मतलब छटना, छटना, छट जाना। ड्यूरिंग गैमिटोजेनेसिस, दैट सिंपल, यही है, इतना ही। मैं दो कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, स्टेप वही रहेगा। प्योर लाइन को सेलेक्ट करेंगे, क्रॉस कराएंगे, F1 जनरेशन तैयार करेंगे, सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग कराने के बाद से F2 जनरेशन तैयार करेंगे, पनिट स्क्वायर बनाएंगे, ऐसा कुछ करके। कौन कौन कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर सीड का
शेप और सीड का कलर, ये तुमको पनेट स्क्वायर के फॉर्म में एनसीईआरटी में बना के दिया है और इसको पढ़ना भी है। लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन केवल तुमको इसी से पूछ दे, लेकिन डाई हाइब्रिड से पूछे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डाई हाइब्रिड का जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है वो बताए। कैरेक्टर, सीड शेप, सीड कलर, तो इसका डोमिनेंट बताओ। सीड शेप क्या? राउंड, और राउंड के लिए आर वर्ड यूज किया गया है। अरे बात समझ में। और दूसरा क्या था? रिंकल, रिंकल के लिए स्मॉल आर यूज किया गया है। ठीक ठाक। और इसके लिए माने सीड के कलर के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? सीड का कलर कैसा था? येलो एंड ग्रीन। क्या था? येलो एंड ग्रीन। ध्यान से सुनना, येलो एंड ग्रीन। तो ये येलो के लिए वाई यूज किया गया है और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज किया गया है। तो प्योर लाइन ब्रीड अगर हमें बनाना होगा तो मेल फीमेल का प्योर लाइन ब्रीड कैसे बनाएंगे? आर आर वाई वाई, दो कैरेक्टर हो गए ना, और दो ही कैरेक्टर को तो पढ़ रहे हम। और इसका प्योर लाइन ब्रीड रिसेसिव में क्या बनाएंगे? आर 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 वाई वाई। देखो तुमसे गलती क्या होगा, जब तुम इसका फर्टिलाइजेशन कराओगे ना तो आर आर वाई वाई इतने बार लिखना पड़ेगा ना कि बड़का को छोटका के साथ, छोटका को बड़का के साथ मिक्स कर दोगे। फिर जब तुम उसका रेशियो लिखने बैठोगे ना 3:9, 9:3:3:1, तब तुमको वो मिलवे नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारा गड़बड़ी कहां होगा वो हम बताए हैं। ये हो गया, मान लो इसको मेल मान लो और इसको मान लो फीमेल। मानना है तो तुम इसको भी फीमेल या मेल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें क्रॉसिंग कराना है। क्या कराना है? तो क्रॉसिंग करा दी। तो ये रहा क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? गैमिट बनाना पड़ेगा ना। तो गैमिट बनाएंगे। तो गैमिट कितने तरह का बनेगा? 4 तरह का गैमिट बनेगा। यहां तो इजी बन जाएगा, सेकेंड जनरेशन वाला तुमको परेशान करेगा। देखिए गैमिट बनाते हैं। ये वाला आर, अरे ये वाला पेयर में है होगा ना, तो जब गैमिट बनेगा तो एक आर आएगा, एक आर दूसरे में जाएगा, और इस वाले कैरेक्टर का एक आएगा। इंडिपेंडेंटली अलग अलग होंगे ना। तो जब गैमिट में मिलेंगे तो ये आर एगो कैपिटल आर और कैपिटल वाई। फिर हो सकता है ये वाला आर ये वाले वाई के साथ आया हो, तो आर वाई। हो सकता है ये वाला आर इस वाले वाई के साथ आया हो, आर वाई। हो सकता है ये वाला इसके साथ आया हो, आर वाई। तो सर देखने में तो कोई अलग नहीं है। हाँ, तो गैमिट F1 प्योर लाइन में ना गैमिट सेमी बनता है, सेमी बना है। अगर एक बार गैमिट बना लिए तो वही देखो ना, ये वाला आर इस वाले वाई के साथ आ सकता है ना मैच करके, या ये वाला आर इस वाले वाई के साथ मैच करके आया, तो दोनों तो डोमिनेंट है, दोनों तो प्योर लाइन का है। तब चाहे ये वाला कैपिटल लिखो, चाहे ये वाला कैपिटल लिखो, चाहे ये वाला वाई कैपिटल लिखो, ये तो बात बोलो, बात समझ में। तो दो को कैरेक्टर का आया ना। वैसे ही इसका बनाओ तो क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। हो सकता है कि ये वाला आर इसके साथ मैच करके आया हो, या हो सकता है ये वाला इसके साथ मैच करके आया हो, लेकिन फिर भी तो वही बनेगा। फिर आर वाई हो गया। अब कराएंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनना, क्या तुम इसमें फर्टिलाइजेशन कराए थे? क्या इसका F1 जनरेशन फर्टिलाइजेशन कराए थे? तो जब F1 कैरेक्टर निकाल, मैंने F1 जनरेशन के लिए जब गैमिट बनाए थे तो देखो तो ये सेम ही गैमिट तो बना था, इसमें भी तो सेम ही गैमिट बना था। और उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन कराए थे तो जो एक फर्टिलाइजेशन के दौरान जो बच्चे का जीनोटिपिक था वही सबका भी था। तो F1 जनरेशन में एक का बनाओ और सब उसी को रिपीट कर दो। लेकिन 4 चौके 16 को होगा, तो 16 तरह के बच्चे जो होंगे एक ही तरह से बनेंगे। सर का बोले हैं 16 एक ही तरह, हाँ ऐसे बढ़िया तो मैथवा लागे। हाँ अब है ना, 16 के स्क्वायर गदा। देख तो हम फर्टिलाइजेशन करा दे तो बताओ। अच्छा गैमिट तो एक ही तरह का बना ना, तो एक अगर गैमिट बना लिए तो वही तो है, इसका ये गैमिट वही तो है।
अब देखो फर्टिलाइजेशन कराएंगे, देखो तो ये वाला फर्टिलाइजेशन कराए, बताओ क्या होगा। आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई। अच्छा अब ये वाला उससे फ्यूज करे तो भी यही बनाएगा, ये वाला उससे फ्यूज करे तो भी यही बनाएगा, ये वाला उससे फ्यूज करे तो भी यही बनाएगा, तो ये वाला इन चारों से फ्यूज करेगा तो यही बनेगा, ये वाला भी तो इन चारों से फ्यूज करेगा तो भी तो यही सही बनेंगे। तो F1 जनरेशन में तो सारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के शिकार होते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो सारे कैसे होंगे, इसमें जितने भी F1 जनरेशन में बच्चे बनेंगे वो कैसे बनेंगे बताओ, राउंड एंड येलो सीड वाले बनेंगे। बताओ पहले इतना बात ठीक है क्या?